Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार ईगाब्द 5123 कलियुग विक्रम संवत 2078 कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 24 अक्टूबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को प्रदीप कुमार सिन्हा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत ने पार किया 100 करोड़ का टीकाकरण आंकड़ा। जम्मू कश्मीर के आतंकियों का दूसरे राज्यों में स्थानांतरण। तालिबान का सिखों को फरमान, इस्लाम स्वीकारो या देश छोड़ो, तथा सुअर की किडनी का मानव में सफल ट्रांसप्लांटेशन। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। भारत ने गुरुवार को कोविड-19 टीके की 100 करोड़ खुराक लगाने का आंकड़ा पार कर लिया। भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू हुआ था और पिछले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश में रिकॉर्ड 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए थे। गौरतलब है देश की करीब 30% आबादी को दोनों खुराक लग चुकी हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इन जमीनों पर अब सरकार गरीबों के छत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगी। सीएम योगी ने कब्जा मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया है। कब्जा मुक्त जमीनों पर सरकारी आवास बनाकर उसका लाभ समूह गा व घा के कर्मचारियों, अधिवक्ताओं और पत्रकारों को भी दिए जाने का विचार है। आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर शासन को सौंपेगा। जम्मू कश्मीर में अचानक बढ़ी आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेश की जेलों में बंद ए और बी कैटेगरी के कश्मीर घाटी की अलग अलग सेंट्रल जेलों में बंद 26 आतंकियों का पहला ग्रुप शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश की सेंट्रल जेल के लिए रवाना कर दिया गया। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने इन आतंकियों को शिफ्ट करने का आदेश जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10B के तहत जारी किया है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद ऐसे 100 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई है जो सुरक्षा बलों की तरफ से तैयार की गई A और B कैटेगरी के आतंकियों लिस्ट में शामिल है। ये आतंकी जेल में रहकर भी भारत अपने स्लीपर सेल के साथ लिंक जोड़े हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि हालिया आतंकी घटनाओं को जेल में बंद ऐसे ही आतंकियों ने अपरोक्ष तरीके से स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया है। सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना दोगला रवैया दिखा दिया है। सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने मान्यता पाने के लिए सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का दावा किया था, लेकिन अब अल्पसंख्यकों के लिए वहां सुरक्षा हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खास तौर पर सिख समुदाय के अफगानिस्तान में रहने पर संकट मंडरा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबानों ने सिख को आदेश दिया है कि वे इस्लाम ग्रहण कर सुन्नी मुस्लिम बन जाएं या देश छोड़कर चले जाएं। नई दिल्ली पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से राहत के लिए करों में कटौती की विपक्ष दलों द्वारा मांग के बीच तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को कहा कि इस कर की मदद से महामारी के दौरान लाखों लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन दी गई, मुफ्त भोजन और रसोई गैस का इंतजाम किया गया तथा कई अन्य सरकारी योजनाओं के लिए वित्त पोषण किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के उपकर को कम करने की मांग अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी है।
मंत्री ने कहा कि घरेलू दरें अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों से जुड़ी हुई हैं, जो कई कारणों से बढ़ी हैं, जिसे समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये सरल राजनीतिक कथानक हमें भारत में ही मिलता है कि कीमतें बढ़ गई हैं, आप अपने कर कम क्यों नहीं करते। इसलिए जब भी किसी अन्य वजह से कीमतें बढ़ती हैं, कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लीजिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण, निःशुल्क खाद्यान्न, उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण पेट्रोलियम उत्पाद पर केंद्र द्वारा लगाए गए 32 रुपए प्रति लीटर के उत्पाद शुल्क से ही किया जाता है। भारत ने 4 मार्च 1992 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट विश्व कप में जो शानदार सफर शुरू किया था, वह 24 अक्टूबर यानी कि आज दुबई में एक नए मुकाम पर पहुंचने के लिए तैयार है। विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को क्रिकेट के दोनों प्रारूपों के विश्व कप में पिछले 30 साल और 12 मैचों से चला आ रहा अपना विजय अभियान दुबई में भी जारी रखने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ये आंकड़ा ही भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने और पाकिस्तानी क्रिकेटरों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है कि भारत ने दोनों प्रारूपों के विश्व कप में हमेशा पाकिस्तान को हराया है। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 50,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। US डॉलर की विनिमय दर थी 74.99 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55.97 रुपए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। ऊपरी स्तर से सेंसेक्स 600 और निफ्टी 200 पॉइंट टूटा। इसी के साथ बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 101 पॉइंट गिरकर 60,821 और निफ्टी 63 पॉइंट गिरकर 8,115 के स्तर पर बंद हुआ। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लेगॉन हेल्थ के डॉक्टरों ने एक सुअर के किडनी को महिला में ट्रांसप्लांट की है। महिला के शरीर की कोशिकाओं में बाहर से ही इस किडनी को 3 दिन तक जोड़े रखा गया। इस दौरान किडनी ने सामान्य रूप से अपना कामकाज किया। ट्रांसप्लांटेशन टीम को लीड कर रहे डॉक्टर रॉबर्ट मॉन्टगोमरी ने कहा कि सुअर की किडनी ने एक सामान्य इंसान की किडनी की तरह ही काम किया। जिस महिला को किडनी ट्रांसप्लांट की गई वह एक ब्रेन डेड महिला है। महिला की किडनी ठीक से काम नहीं कर रही थी, इस वजह से उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया। फिलहाल ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया गया और महिला के परिवार से इसके लिए सहमति ली गई थी। इसी के साथ साप्ताहिक समाचारों का ये कहीं समाप्त हो रहा होता है। आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है मैं प्रदीप कुमार सिन्हा और यतीन्द्र गुप्ता। दोस्तों, सबसे पहले तो आज करवा चौथ है। हम आप लोगों को, सभी लोगों को, पति और पत्नी दोनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप शुभकामनाएं दे रहे हैं या याद दिला रहे हैं? याद दिला रहे हैं कि आज खाना नहीं खाना है। जो भी व्रत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो हर एक को शुभकामनाएं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसे अपने दिमाग में रखिए कि अगर आपको अपनी तबीयत खराब लगती है तो पत्नी की सहमति से थोड़ा सा खा लीजिए, या पत्नी की तबीयत खराब हो रही है जी, तो आप अपने आप खा सकती हैं कुछ। पति से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि त्यौहार तो आपका ही है। ये परमिशन क्या होता है? परमिशन आपको नहीं पता, आप बड़े समझदार आदमी हैं। यतीन जी, आप बहुत समझदार हैं और इस बारे में हम लोग थोड़ी सी देर में और बात करेंगे। और आज क्या क्या लाए हैं आप ही बताइए। आज एक तो हमारा करवा चौथ का आपने शुरू कर दिया। आज हम एक गायत्री मंत्र के ऊपर एक विशेष पेशकश लेके आए हैं। तो इसमें दोस्तों आपको ये करना है कि 2 मिनट के लिए अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। कब बंद करनी है ये हम बताएंगे। जी। साथ साथ में एक ऐसा गाना है जो चांद के ऊपर है, लेकिन आज के जो दूसरे गाने होंगे वो रात के ऊपर होंगे, क्योंकि रात और चांद का जो मिलन है। रोमांटिक गाने है ना? जी, हैं सारे रोमांटिक गाने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम दिन की बातें करते हैं, लेकिन अगर रात ना हो
तो दिन की क्या वैल्यू होगी। वही, ये तो कॉन्ट्रास्ट होना था जरूरी है ज़िंदगी में, नहीं तो किसी का कुछ मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए हमारे कौन कौन से मेहमान आ रहे हैं, अभी बताएंगे कि बाद में? बाद में बताते हैं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। लेकिन श्रोताओं, व्हाट्सएप पे ज़रूर हमें अपने संदेश या अपने जो भी रिएक्शन है, एक्शन है, वो ज़रूर भेजिएगा, हम उन सबको शामिल करेंगे। तो आज का विचार है, स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, क्षमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को शुद्ध कर देता है। क्या बात कही आपने, बहुत ही अच्छी बात बोले। इसी के साथ हम हमारी श्रोता हैं अमिता गुप्ता जी, उन्होंने हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात भेजी है। उस वार्ता को, उस मंत्र के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में वो बता रही हैं जी। दर्पण के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं अमिता गुप्ता आज आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। कुछ चर्चा करेंगे हम मंत्रों के विषय में। आज हमारा मंत्र होगा गायत्री मंत्र। वैसे तो सभी गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं और ये लोकप्रिय मंत्र भी बहुत है, परंतु आज हम इसका देखेंगे कि एक एक शब्द का क्या मतलब है, इसका ये हमें क्या फ़ायदा देता है और ये हम कब कर सकते हैं। गायत्री मंत्र आता है हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद में। इसे वाल्मीकि ऋषि ने लिखा है और वाल्मीकि ऋषि ने काफ़ी तपस्या करने के बाद इस मंत्र का किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि पहले उसका एक बार उच्चारण करते हैं मंत्र का, फिर उसका एक एक शब्द का मतलब जानेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, जिसे अल्टीमेट साउंड, द साउंड ऑफ यूनिवर्स, जो स्वर जिस कण कण में बसा है। भूर, भूमि या भूमि मंडल, पृथ्वी लोक, ये जो पृथ्वी पर हम हैं। भुव, दिस यूनिवर्स, अंतरिक्ष लोक जिसे कहते हैं। स्वर्ग, स्वर्ग लोक, जो बहुत सारी आकाश गंगा हैं जिसे हम मैनी यूनिवर्सेस कहते हैं। सो मिल्की गैलेक्सीज, मल्टीपल मिल्की गैलेक्सीज। सो भूर भुव स्वः, द 3 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तत् अर्थात वो परमात्मा। सवितः, जो ईश्वर बनाने वाला। वरेण्यम, जो वंदना करने योग्य है। भर्गो, जिसका तेज प्रकाश, सूर्य का तेज प्रकाश। देवस्य, यानी देवताओं का। धीमहि, ध्यान करते हैं, यानी हम उसका ध्यान करते हैं। धियो, जो हमारी बुद्धि। यो नः, हमारे बुद्धि को प्रचोदयात्, अर्थात प्रेरित करता है, जो बुद्धि का विकास करता है। सो इस तरह से हम कहेंगे कि ये एक ही तत्व, जो 3 लोकों का, सर्व लोकों का एक तत्व, हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता है। देवताओं के समान, जो हमें प्राणमयी, जिसका ध्यान करने से हम अपनी बुद्धि को तीव्र कर सकते हैं। जो हम ध्यान लगाते हैं उस पर। We meditate upon the most adored Supreme Lord, the highest brilliance of the source of life, which may propel our mind from material world to subtle plane of existence. So इस मंत्र उच्चारण करने से जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो तो आजकल मॉडर्न साइंस में भी मेजर किए गए हैं। तो एट मेटाफिजिकल लेवल, बायोफिजिकल लेवल, द साउंड ऑफ वाइब्रेशंस हमारे इंटेलेक्ट, हमारे कंसंट्रेशन और हमारी बुद्धि को कैसे तीव्र करते हैं। इट्स अ लाइटेड टॉर्च विच विल ओपन अप द डोर्स ऑफ विजडम्स टू अस। तो हम अगर जो इसके फ़ायदे देखें, जब इसके रिपीटेड चैंटिंग से, मतलब इसके बार बार इसका उच्चारण करने से एक बच्चों में भी फोकस बढ़ता है। जो विद्यार्थी हैं
उनकी बुद्धि तीव्र होती है। ये मंत्र हमारी मानसिकता को पॉजिटिव भी बनाता है और ये हमारी इंद्रियों को कंट्रोल भी करता है। ये हमारा गुस्सा शांत करता है और एक खुशी देता है। इससे चेहरे पे रौनक भी आती है। इस मंत्र को किस समय करना चाहिए? इस मंत्र को हम सुबह सूर्योदय के पहले और सूर्योदय जब हो रहा होता है, इसका बहुत प्रभाव होता है जब हम इसको ध्यान में, मेडिटेशन में बैठ के इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र का उच्चारण हम दोपहर को भी कर सकते हैं। वैसे इस मंत्र का उच्चारण सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त से कुछ घंटे पहले ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। इस मंत्र को अगर जो कोई 12 बार करे उससे भी फ़ायदा होता है, या 108 बार इसका उच्चारण करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी अमिता जी। अमिता जी ने गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में बताया। तो अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके इस मंत्र को सुनिए। आपका मन एकदम शांत हो जाएगा, आपका कोई झगड़ा नहीं होगा, आपका मन एकदम बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाएगा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो दोस्तों, ये थे शंकर महादेवन जी, जिन्होंने इतना सुंदर गायत्री मंत्र को बहुत ही दिया। अच्छा था। और इसके बाद हम आपको एक अपनी स्पॉन्सर के मैसेज सुना देते हैं। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. दोस्तों, ये थे हमारे स्पॉन्सर। अब हम थोड़ी करवा चौथ की बात कर लेते हैं नितिन जी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आज का दिन बहुत शुभ है। पतियों के लिए उम्र बढ़ जाएगी, मैंने सुना है। पत्नियों की उम्र तो खैर बढ़ी रहती है, पतियों की बढ़ती है एक्चुअली इससे।
पतियों की मैं बोल रहा हूँ। पतियों की बढ़ेगी, जी। हाँ पतियों की बढ़। लेकिन ये बताइए, ऐसा कुछ प्रावधान है कि आदमी लोग व्रत रखें और पत्नियों की उम्र बढ़े? वो होगा नहीं, वो जो चीज़ हो नहीं सकती आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो करवा चौथ की बात कर जी, लेते हैं, जी। ठीक है। करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार होने लगी। भयभीत देवता ब्रह्मदेव के पास गए, उनसे रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय की कामना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर इस युद्ध में देवताओं की जीत निश्चित हो जाएगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी ने स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो यतीन जी, इससे शुरू हुई, ये तो बहुत बड़ी बात है। और हम इसी के साथ एक अपनी जो पत्नियां हैं और पति लोग हैं, दोनों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा रोमांटिक गीत सुना देते हैं। जी, ये आज का दिन रोमांटिक भी है, मैं तो इसको ऐसे ही मानूंगा। एक दूसरे के लिए कितनी है
जी हाँ, सोच के गगन ये झूमे फिल्म थी ज्योति 1969 की। यतीन जी, लता और मन्ना दे गा रहे थे और आनंद बख्शी ने लिरिक्स लिखी थी इसकी और संगीत था SD बर्मन का। अरे क्या बात है साहब, तभी मैं कहूँ कि जबरदस्त गाना था। जब भी गाना सुनता हूँ तो बस जज्बात पे काबू नहीं रहते। वाह। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। तो दोस्तों, हम इसके बाद एक आपको और गीत सुना देते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते थे प्रदीप जी कि एक बहुत बड़ी न्यूज आपने दी थी। 1 बिलियन वैक्सीनेशन के डोजेस लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये अपने आप में अभूतपूर्व प्रयास है एक उस देश के लिए जिस देश के लिए क्या नहीं कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 बिलियन हमारे जो आज तो साहब 102 करोड़ हो गए। 102 करोड़ हो गए। एक मानवता के, आप भूल जाइए कि भारतीय होने के नाते तो है ही गर्व, लेकिन एक मानवता होने के नाते कितनी बड़ी मानवता की सेवा करी गई है। ये वर्ल्ड सिटीजन है, आप जहाँ पे भी जाएंगे आज की डेट पे, आप कहीं पे भी हो, आप हर एक को अफेक्ट करने वाले हो। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है और मैं समझता हूँ कि न जाने कितने और जो प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के लीडर हैं, WHO, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, काफ़ी लोगों ने भारत सरकार के इस प्रयास का बहुत सराहना करी है। तो हम लोग भी दर्पण परिवार की तरफ से भारत सरकार और जो प्राइवेट लोगों ने, न जाने कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा है इस सक्सेस में, उन सभी को, केवल सरकार नहीं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आगे भी ऐसे करते रहेंगे। अभी ये इसका परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे दोनों डोजेस का, तो वो 30% है, तो वो कम है। बिल्कुल यतीन्द्र जी। और इसी के साथ हमारे हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हमारे लिए एक स्पॉन्सरशिप भेजी है। जी, वो संदेश तो भी हम सुना देते हैं अपने श्रोताओं को। अपना संदेश सुना देते हैं। जी यतीन्द्र जी, आप सुनाएंगे कि मैं सुनाऊं? आप सुना दीजिए। कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे और ये सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी, परंतु हम सबको कोविड टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। हम सबको दोनों टीके लगवाना ज़रूरी ही, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है और आपको जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करके टीका की तिथि लेकर टीका लगवाएं। दीपावली और अन्य त्योहारों को टीका लगवाकर ही मनाएं। त्यौहार में एक दूसरे से मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू काउंसिल सबसे अनुरोध करता है जल्द ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो। आए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित रहेंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करके टीका लगवाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये था हमारे स्पॉन्सर हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का संदेश। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि आप सबको टीका लगवाना चाहिए और हम आपको एक और सुंदर सा गीत सुना देते हैं और वो गीत हमने लिया है, फिल्म थी ज्वेल थीफ 1967 की। मजरूर सुल्तानपुरी ने म्यूज़िक दिया था, SD बर्मन इसके म्यूज़िक, मजरूर सुल्तानपुरी इनके लिरिक्स लिखी थी और SD बर्मन ने म्यूज़िक दिया था। और उसके बाद में श्रोताओं, एक आप हमारे जो पहले मेहमान हैं उनसे आपका साक्षात्कार करवाएंगे। वो कवि हैं, मृणाल शर्मा उनका नाम है, वो सिडनी के कवि हैं, यंग हैं, और लेकिन जब आप उनकी कविता सुनेंगे मैं तो बहुत ही प्रभावित हुआ।
और वो ये भी बताएंगे कि अभी यहाँ पे एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है, तो वो क्या है। तो एक गाना हो जाए जो आप बता रहे हैं, उसके बाद में हम अपने कवि को लेके आते हैं। हाँ, आशा भोसले जी की आवाज़ में सुनिए ये सुंदर सा गीत। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उन्हीं से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। दोस्तों, आशा है कि हमारे जो कविवर जिनसे बात करने जा रहे हैं उनको इस बात से काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। रात के लिए ख्वाब में आई। मृणाल जी, आपका दर्पण रेडियो पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और सर्वप्रथम उन सभी महिलाओं को जो आज करवा चौथ का कठिन व्रत कर रही हैं, मेरी ओर से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो ऐसी कामना के साथ उन्हें भी नमस्कार। बहुत सही बात है। और कोई मेल के लिए भी आप कहेंगे, जो पति हैं उनके लिए भी कुछ आप कहना चाहते हैं या साथ दें अपनी अर्धांगिनी का? जी बिल्कुल ऐसा है इतिन जी, आपने सुना नहीं, उन्होंने अखंड सौभाग्यवती की बात की, तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन देर तक रहेगा? नहीं, मैंने आप बात पकड़ रहे हैं, लेकिन मेरा आशय ये था कि पति के लिए भी कोई बात कहना चाहते हैं तो वो हमारे कवि मृणाल जी कह सकते हैं। तो मृणाल जी, पहले हम इससे शुरुआत करते हैं। आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आप कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, कब आए हैं? जी, मैं भारत में छत्तीसगढ़ से हूँ और छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, जिसे कि छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहा जाता है जी, तो एक छोटा सा शहर है। और वहाँ से मैं बेंगलोर गया कुछ काम के सिलसिले में, वहाँ कुछ साल काम किया और उसके बाद में फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया आने का मौका मिला और पिछले 10 साल से फिर मैं यहाँ पे टिका हुआ। आप किस एरिया में काम कर रहे हैं मृणाल जी? बेंगलोर से? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, यहाँ पे एक टेक्निकल और फंक्शनल कंसल्टेंट के पद पे काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया कर रहे हैं साहब। तो ये कविता का आपको शौक बोलूं या इसकी आदत कैसे लग गई आपको? जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी कहते हैं, वो इसलिए कि हिंदी साहित्य की त्रिवेणी कहे जाने वाले तीनों महापुरुष जो हैं उन्होंने राजनांदगांव में काम किया। गजानन माधव मुक्तिबोध, पंडित बलदेव प्रसाद जी मिश्र और पंडित पन्नूलाल पूनालाल बख्शी, जो एक तरह से जिनको प्रेमचंद जी ने अपना गुरु भी कहा था कहानी लेखन में। ये तीनों की कार्यस्थली जो है वो राजनांदगांव रही है और परिवार में साहित्य को लेके काफी रुचि शुरू से रही। पिताजी और बड़े भाई साहब साहित्य में काफी गहरे रहे, तो उनसे देखकर सीखकर नकल करके जो भी करके मैं थोड़ा बहुत सीख गया और उससे ललक बढ़ती गई। और काफी पुस्तकालय भी है वहाँ, उनका भी योगदान रहा, तो फिर बस ये शौक आगे बढ़ता गया। जी, आपकी जो शैली है, जो आपकी हिंदी के ऊपर मैं कहूँगा पकड़ है, वो कम नज़र आती है, खासतौर पे जो नए कवि होते हैं। तो आपने ऐसे कैसे लिया उसको कि जिसको कहते हैं कि आपने अपनी एक सोचा कि नहीं, हमें अच्छी हिंदी के साथ में ही कविताएं लिखनी है। जनरली लोग उसमें चले जाते हैं कि साहब अरे ठीक है, सब मिक्सअप कर लेते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, मिक्सअप किया। आपको नहीं लगा कि आप जो है ना सब मिक्स करके बोले? सच बात यह है कि मिक्स करके बोलना भी अपने आप में एक विधा हो गई है और उसका भी काफी प्रभुत्व बढ़ गया है बॉलीवुड वगैरह के आने से। बिल्कुल।
परंतु जिस तरह के साहित्य से मैं परिचित था बचपन में, उस साहित्य में मिश्रण जो है वो थोड़ा कम ही था। तो एक परिष्कृत और परिमार्जित भाषा के प्रयोग वाले साहित्य को ही मुझे परोसा गया था। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे उस चीज का स्वाद नहीं लग पाया। अच्छा अच्छा। और दूसरा मेरा ये मानना है, मैं कई जगह पे ये कहता भी हूँ और शायद मुझे आलोचना भी सुननी पड़ती है, बट मैं कह देता हूँ परंतु फिर भी, कि सब्जी में नमक जितना मिलाना ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, ये बहुत ही सटीक जवाब आपने दिया। मैं यही कहूँगा। तो मृणाल जी, आज हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ अच्छी सी एक दो कविताएं अपनी सुनाइए। जी, तो मैं आपको आज रात पर कुछ लिखी कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ। पहले तो सिर्फ एक कविता का एक छोटा सा बंद आपको सुनाता हूँ, कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, जिसमें कि रात से एक और सूर्य से एक प्रकाश, एक गुजारिश ऐसी है कि रात के उस छोर पर जहाँ सवेरा होता है, रात के उस छोर पर जहाँ सवेरा होता है, मैं प्रकाश से करूं निवेदन, चल जहाँ अंधेरा सोता है, उन गलियों से गुजर जहाँ तम अपनी सत्ता गढ़ता है, ककहरा सीखने वाला बचपन लौ बनकर खुद ही लड़ता है, रात के उस छोर पर जहाँ सवेरा होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नवाल जी। ये क्योंकि मैं गांव से हूँ और ये खासकर उन बच्चों को देखकर मन में विचार आता जो कि लैंप पोस्ट के नीचे पड़ते हैं, या शायद आपने सुना चिमनी का भपका बनाकर मट्टी तेल का उसमें जो पड़ते हैं, तो ये ककहरा सीखने वाले जो बचपन है, जो लौ बनकर खुद ही जल रहे हैं, तो मुझे वहां तक ले चलता है कि मैं वहां कुछ कर सकूं। ये मेरा निवेदन था। एक छोटी सी एक कविता का कुछ पंक्तियां थी। और अब रात की जब बात आती है तो बिना श्रृंगार रस के रात पूरी नहीं होती, और रात के बिना श्रृंगार रस भी पूरा नहीं होता है। बिल्कुल जी। तो इसी के चलते मैं, अगर आपकी अनुमति हो, तो श्रृंगार रस पे एक कविता जो मैंने लिखी थी वो आपको, आपके दर्शकों को प्रेषित करना चाहता हूँ। रात का समय है और उपवन जो है वो जगमगाया हुआ है, आलोकित हो रखा है, पर उसका जो कारण है वो नहीं पता है। तो ये प्रश्न है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी में मैंने कुछ शब्द पिरोए हैं, श्रोता को मैं आपको प्रेषित करता हूँ। उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है? उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है? अधीर युति के पुष्प गुच्छ किसका अभिवादन करते हैं, किस आगंतुक के पथ को जुग्न ज्योत से भरते हैं। नील पद्म की पंक्तियां निशा का अद्भुत श्रृंगार, जल के तन पर विस्तृत रश्मि का चंचल विस्तार, रत्न जड़ित दुर्वा आच्छादित। जब रात का एक प्रहर, विशेष प्रहर बीत जाता है, तो दूब जो दुर्वा होती है उस पर ओस की बूंदें जमना शुरू होती है। तो रत्न जड़ित दुर्वा आच्छादित, लताओं द्रुम पर हो आश्रित, है किसकी सुंदरता प्रदीप्त, उपवन के यौवन में मिश्रित। उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है? अली भंवरे के लिए शब्द है। अच्छा। अली दृश्य नहीं इस पल, रात में कोई भंवरा नहीं दिखाई देता। अली दृश्य नहीं इस पल, कलियां उन्मादित हैं किससे? प्रत्यक्ष नहीं क्यों लोचन को, हुई उपवन की सज्जा जिससे। आसक्ति छींटती पग पग पर, आसक्ति छींटती पग पग पर, है दैव गंध या भ्रम कोई? चंचल सी कोपल पर कोपल, क्या रति रचित है क्रम कोई? मधुजल मग्न मृणाल पटलियां, श्रृंगार सप्तक बोलती। मृणाल पटलियां जो कमल की डंडियां होती है,
अच्छा। वो आधी पानी में जब डूबी हुई होती हैं और कमल उन पर झूलता है तो ऐसा लगता है कि वो श्रृंगार सप्तक में कोई पंक्तियां गा रही हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, कहाँ से निकाला है? मधुजल मग्न, जी धन्यवाद। मधुजल मग्न मृणाल पटलियां श्रृंगार सप्तक बोलती, अंतरंग स्पर्श प्राकर किस नाद के वश डोलती। कौन है जो इन्हें हिला रहा है? जी। दिव्य किसी निराकार को पुष्पक धरा पर लाया है, उपवन क्यों आलोकित है, क्या इंदु भू पर आया है। वाह वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर मृणाल जी। मृणाल जी, एक और जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है कवि सम्मेलन 12 दिसंबर को, उसमें भी हम आपको सुनेंगे। तो श्रोताओं, एक स्पॉन्सरशिप मैसेज भी आए थे, फिर बात करते हैं आगे। जी, तो 12 दिसंबर को हिंदू बेनेवोलेंट फंड की तरफ से और भी एक दो संस्थाएं उनकी तरफ से एक कवि सम्मेलन हो रहा है। आप अपने शाम को अपना रखिएगा समय, और हम उसकी हम और भी जानकारी अपने श्रोताओं को देते रहेंगे। लेकिन मृणाल जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हमारे श्रोताओं के साथ में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे फिर आपसे बातचीत होती रहेगी, फिर हम आपको बुलाएंगे। आशा है कि आज आपका करवा चौथ भी बहुत अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद मृणाल जी। चलते चलते आप हमें बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? आपकी शादी हो चुकी है तो बता दिया यतीन्द्र जी ने। जी, मैं पूर्णतः विवाहित हूँ, 2 बच्चे हैं। ये पूर्णतः विवाहित का क्या होता है जी? ये आजकल चलन हो गया है कि सम टाइम मैरिड वाला, यही आके मुझे पता चला। अच्छा। मुझे नहीं मालूम था। मुझे तो ये तो मैरिड है या नहीं है, मतलब बीचवा मुझे आज पहली बार ही मालूम पड़ रहा है। जी, मेरे कुछ जानकार हैं जो भारतीय नहीं है। मैंने उनसे यही पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं, तो मुझे जवाब ऐसा मिला कि हाँ, पिछले महीने तक मैं था। मैं अगले महीने का विचार, बोले आप अगले महीने पूछे। हाँ, अच्छा मृणाल जी, आपने इतनी अच्छी सुंदर कविता सुनाई। आशा है कि आपका ये जो आपकी जो इतनी अच्छी सोच है, उस सोच को आपके बच्चे आगे ले जाएंगे। आप अपने बच्चों को हिंदी ज़रूर पढ़ाते होंगे, पढ़ाइए और हिंदी का उत्थान करिए। आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से आपने कविता लिखी है, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया। आप प्रदीप जी, अगर एक सेकंड एक बात मैं कह दूं कि ये लोग जो होते हैं, जो कवि लोग होते हैं, ये केवल अपने परिवार को ही नहीं, पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और जैसे जो हिंदी सीखना चाहता है, तो मैं इसको ऐसे भी मानता हूँ कि स्किल है हिंदी, तो हम कवियों से, ऐसे रचनाकारों से हम सीखते भी हैं हिंदी। बिल्कुल। अगर हम होगी नहीं इतनी शुद्ध हिंदी, तो हम कहाँ से सीखेंगे? बिल्कुल। जैसे आज हमने मृणाल का मतलब समझ लिया। धन्यवाद। ऐसे आप लोगों ने इस तरह से मंच दिया है, और मंच ही जो है वो कवियों की आवाज बनता है जी। तो सिर्फ एक पक्ष कवि है, लेकिन दूसरा पक्ष मंच भी है। इसलिए मैं दर्पण रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ अपने हृदय से कि आप कवियों को बुला रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। आप एक माध्यम बन रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। हमारे दर्पण रेडियो का प्रयास यही रहता है हमेशा। जी, आपके अगले कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी सुधी श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। तो यतीन्द्र जी, एक सुंदर गाने का समय और हो गया है। उससे पहले हम एक स्पॉन्सरशिप मैसेज सुनाएंगे, उसके बाद हम बहुत ही सुंदर सा गीत सुनाते हैं, फिर गीत के बाद उसके बारे में बताएंगे। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। रात अकेली बुझ गए दिए, आके मेरे पास
अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है फुर्सत भी है तुम्हें न हो न सही मुझे तुमसे मुहब्बत है तुम आज मेरे लिए रुक जाओ रुत भी है फुर्सत भी है तुम्हें न हो न सही मुझे तुमसे मुहब्बत है मुहब्बत की चुप क्यों रही है जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे उलझन सीनों में है जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में हसीनों में तो चुप क्यों रही है जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास श्रोताओं ये गाना आपको कैसा लगा? प्रदीप जी आप इस गाने के बारे में बताएंगे कि कहाँ से लेके आए? हाँ, ये थी फिल्म ज्वेल थीफ 1967 की। एस.डी. बर्मन का संगीत दिया था, आशा भोसले गा रही थी। और ये है कि आशा है कि आपको पसंद आया होगा। और बेस्ट साउंड अवार्ड फॉर दिस फिल्म दिया गया था, फिल्म फेयर बेस्ट साउंड अवार्ड दिया गया था इसमें। जी प्रदीप जी, हम अपने दूसरे मेहमान को लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम है। श्रोताओं हमारे साथ में हैं शोभा जी और मोहन जी।
शोभा जी, मोहन जी, दर्पण रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वो नमस्ते दिव्य जी, थैंक यू। आपने हमें आज सवेरे सवेरे आपको जल्दी इसमें आपका रूटीन से थोड़ा सा मैं कर दिया है, तो उसके लिए क्षमा है, लेकिन आपका दर्पण रेडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, वी आर रियली ऑनर्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। शोभा जी, हम हमेशा ये इससे शुरू करते हैं कि आप जरा अपने बारे में बताइए। मोहन जी, आप भी अपने बारे में बताइए, जितना भी आप हिंदी में बोल सकते हैं आप बताइए कि आप कब आए, क्या करते हैं, और आपका जो सोशल एक्टिविटी है, मुझे मालूम है काफ़ी है, लेकिन फिर भी आप उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। अच्छा जी, मैं लिवरपूल से हूँ, लाइक आई एम बेस्ड इन लिवरपूल में। थोड़ा लाइक अभी हो गया है, अभी 30 साल हो गया मैं सिडनी में रह रही हूँ अभी। थोड़ा लाइक आई एम इन्वॉल्व्ड इन वेरी लिटिल लाइक कम्युनिटी वर्क, कुछ हिंदू काउंसिल से और कुछ। नहीं, आप बहुत करती है, मुझे मालूम है। नहीं, मैं सिर्फ लाइक वॉलंटियर हूँ, लाइक मैं कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, लाइक एनीथिंग लाइक फॉर द यंगर जनरेशन। हमारा वो वैल्यूज है, वो जस्ट टू पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सो वही हमारा मकसद है, लाइक सो वही करते आ रहे हैं। आपका प्रोफेशन क्या है? आप मैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड जस्टिस में काम करती हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, एक रजिस्ट्री, सो मेरा वो बैकग्राउंड है। सो बस। तो मोहन जी, would you like to share your part of the story? Yeah, माफ कीजिए for my हिंदी नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके बोलेंगे वो भी चलेगा। अच्छा, ठीक है जी। मैं वोटरो में हूँ, वोटरो होसपति में हूँ। अच्छा। about 32 साल पहले इधर आया था सिडनी से। मैं लाइक आई टेक स्कूल में SRE क्लास के है ना, लाइक क्लास लेते हूँ चिल्ड्रन में। अच्छा। लाइक कसोला होसपति स्कूल में। अच्छा। SRE क्लास, हिंदू स्क्रिप्चर क्लासेस। अच्छा, अरे वाह। अच्छा। So and like HCA वॉलंटियर हो। अच्छा, हाँ, वो तो है। तो अभी आप लोग जो कसोला में एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। अच्छा, ये रामायण का सॉर्ट ऑफ एग्जीबिशन है। एक टोटली 24 सीन्स होता है, राइट? जी। So उधर में like we have some audio as well with उनका पूरा रामायण का स्टोरी है। वो इसमें वो 26 वो डिफरेंट सेक्शंस में लाइक किया है। वो एक पार्ट भी और एक स्टोरी नरेट करता है, लाइक पूरा रामायण का स्टोरी है। वो 24 सेगमेंट्स में है, एंड और ऑडियो भी है। अच्छा, ऑडियो भी है। अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था। ऑडियो भी है। सो जरूर आप वो हेडफोन्स लेके आइएगा। सो एक कोई भी आ रहा है देखने के लिए। सॉरी मोहन। नहीं, तो ये बताइए, वो पूरा का पूरा रामायण का स्टोरी और सिर्फ डॉल्स में ही दिखाया गया है। अच्छा, ये बताइए, एक बात मुझे पूछनी थी, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। ये मैं एक्चुअली ये जानना चाहता था, आपने कहा कि हेडफोन लेकर आइए। अगर हेडफोन ना हो तो आवाज सुनाई देगी कि नहीं? नहीं, बट वो सिर्फ वो मोबाइल फोन से सुन सकते हैं, बट क्योंकि सबको सुनते हैं ना। तो अलग बस वो QR कोड है, वो एक कहानी का वो। अच्छा, आप समझ। अच्छा, QR कोड है। अच्छा, आप स्कैन करेंगे तो वो मोबाइल फोन में वो आपका पूरा स्टोरी सुनाई देगा। अच्छा, अब समझ में आ गया। तो ऐसा ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं आप, एग्जीबिशन कर रहे हैं, ये आप पहली बार कर रहे हैं कि आपने पहले भी कहीं और किया है इस तरह का काम?
वो मोहन जी बता सकते हैं वो क्या है। ये पहली बार स्टोरी वगैरह इस पहली बार जैसे, बट साउथ इंडिया में वो डॉल्स और नवरात्रि होते हैं ना, लाइक दैट्स अ रेगुलर, ये हमारा ये ट्रेडिशन है। वो ऑन ऑल द 9 days वो डॉल्स डिस्प्ले होता है यूजुअली, एक ना एक एपिक इसमें दे डिपिक्ट अ स्टोरी, कुछ ना कुछ ऐतिहासिक का एक स्टोरी का रूप से वो डॉल्स रचा गया। ये अच्छा माध्यम है, ये मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को केवल बोलते रहो तो उतना उसको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये इस तरीके से जब हम बनाते हैं डॉल्स के, तो बच्चों के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ही प्रभावी होगा कि वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे और फिर उसके साथ साथ में उनको उसका ज्ञान भी मिलेगा, क्या रामायण में क्या क्या कैसे होते हैं। या जरूर जरूर, हम भी जब बच्चे थे बहुत लाइक वी यूज्ड टू वेट वो नवरात्रि के लिए, क्योंकि वो वहाँ सभी के घर में रहते थे, लाइक दे यूज्ड टू कीप डॉल्स, तो हम सब लाइक वेट करके वो रोज जाके देखते थे और टेम्पल्स वगैरह में भी रखते थे वो। अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये जैसे झांकी होता है वैसे है, लाइक जैसे हमारे नॉर्थ में इसको झांकी करके बोलते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी में झांकी होती है वो, तो मेरे ख्याल से तो मैं तो आने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि कैसे आपका है। मेरे लिए तो पहली बार ऐसे होगा। तो ये कब तक चले, क्या टाइमिंग वगैरह है, उसका थोड़ा एड्रेस वगैरह बताएंगे हमारे श्रोताओं को? यस जरूर। वो ये एग्जीबिशन तो कसुला पावर हाउस में है, अभी तो चालू हो गया है। सो लास्ट मंडे से 18 अक्टूबर से चालू हो गया है। अभी 21 नवंबर तक रहेगा, लाइक सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। अच्छा, शाम 4 बजे तक। अच्छा। हाँ। सो जब भी आपको वक्त मिलता है, लाइक यू कैन कम एंड इट इज डिस्प्लेड लाइक रियली नाइसली। वो एक गैलरी में है। अच्छा। ये कसुला पावर हाउस म्यूजियम का एड्रेस नंबर 1 पावर हाउस रोड कसुला। हाँ, वो तो एक ही रोड है वहाँ की, पावर हाउस पता लग जाएगा। वो तो एक ही रोड है, लिवरपूल से या लिवरपूल के अंदर से ही जा सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई टिकट वगैरह भी है? एग्जैक्टली। ठीक, बिल्कुल ठीक, सही है। ये इसमें कोई टिकट वगैरह भी है शोभा जी? नहीं जी, टिकट नहीं है। अच्छा। सब एंट्री फ्री है, सभी आ सकते हैं। अच्छा। म्यूजियम का वो लिवरपूल काउंसिल और कसुला पावर हाउस म्यूजियम का स्पॉन्सरशिप है। ये तो और भी अच्छी बात है कि विद हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसकी टाइमिंग भी आपने बड़ी अच्छी चूज करी, क्योंकि अभी फेस्टिविटी का सीजन चल रहा है, अभी दशहरा, नवरात्रे, ये सब चलेगा, दिवाली। रामचंद्र जी अपने लंका से चल दिए हैं अयोध्या के लिए। वो आइडिया वही था, वो सिर्फ कोविड की वजह से थोड़ा अनसर्टेनिटी था, लाइक कब शुरू करेंगे, बट अभी तो ये हो गया है। इट इज वी आर वेरी वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, लाइक अभी खुला है, सब आ सकते हैं। अब तो फ्रीडम है। मैं कल निकल रहा था स्टैथफील्ड के स्क्वायर से, तो इतना भरा हुआ था श्रोताओं कि ऐसे लग रहा था कि सब जो पिंजरे से बाहर निकल आए हैं, और जहाँ पे भी हर रेस्टोरेंट के बाहर इतनी लाइनें लगी हुई हैं। तो अभी तो सब कुछ खुल गया है और आशा है कि अभी दोबारा से हमें उस बंद में नहीं जाना पड़ेगा। शोभा जी, हमारे श्रोताओं को कुछ आप कहना चाहेंगे? मोहन जी, आप कुछ हमारे श्रोताओं को कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगी कि सब लोग आइए, अगर बच्चे हो तो साथ में लेके आइए, सब बहुत एंजॉय करेंगे। वो थोड़ा लाइक वो हमारा वो रामायण का स्टोरी भी इनको लाइक अच्छा लगेगा। सो प्लीज आइए, सब आके देखिए एंड एंजॉय कीजिए। क्या आप अपना टेलीफोन नंबर शेयर करना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, अगर किसी को और जानकारी चाहिए? हाँ जरूर। मेरा नंबर है 0425 371 451। और मैंने का नंबर 472-806। तो श्रोताओं, अगर कुछ आपको और जानकारी चाहिए तो आप शोभा जी को या मोहन जी को संपर्क कर सकते हैं, वरना तो बहुत सिंपल, जाइए कसुला में और देखिए एग्जीबिशन। और इसके लिए शोभा जी और मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, हमें फीडबैक जरूर देना। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि हम और अपने श्रोताओं को वही शेयर कर सकते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा।
शोभा जी, मोहन जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू। Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। और दोस्तों, अब हम आपको एक और सुंदर सा गीत सुना देते हैं। रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी। और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। के होंठों पे, लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है। लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है। इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले। खुलने दे अब धड़कनों की ज़ुबान, सुन जा दिल की दास्तां। बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती जवानियाँ। जाती बहारें हैं, तारों की छाँवों में कहले कहानियाँ। ये
बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवां सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां दास्तां दास्तां। तो दोस्तों ये थे हेमंत कुमार, म्यूज़िक था एस.डी. बर्मन जी का और फिल्म थी बहुत पुरानी 1952 की जाल। तो आशा है कि आपको गाना पसंद आया। प्रदीप जी, मैं चाहता हूं कि हमारे कई श्रोताओं ने व्हाट्सएप पे मैसेज लिखे हैं तो उनको हम अपने श्रोताओं के साथ में शेयर भी करते हैं जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं हैं। तो यतीन जी थोड़ा ज़ोर से जी। एक तो हमारी शैलजा जी ने जो लिखा है वो लिखा है, प्रतिव्रता स्त्री के गुणगान का आभार जो पति 4 समय भोजन करके प्रकट करते हैं। शैलजा जी 4 समय 4 वो कहते हैं 4 समय भोजन करके। तो वो ये कह रही हैं कि जो हस्बैंड है केवल एक ही बार नहीं खाता, 4 बार खा रहा है और वो आभार प्रकट कर रहा है। तो सिर्फ एक बार साल तो में। अगर शैलजा जी अगर समझो कोई 2 बार खाए तो कैसा रहेगा, चलेगा? संजीव शर्मा जी लिखते हैं, वेरी नाइस सॉन्ग। हमता जी को करी मास्टर का नया एडवर्टाइजमेंट पसंद आया है। अच्छा। शैलजा जी ने फिर एक क्या लिखा है, भारत की निस्वार्थ सेवा का सिद्धांत विश्व के सामने आ रहा है टीकाकरण के रूप में। इंडिया इज़ नॉट ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री एनी मोर। तो बड़ा मुश्किल है लोगों को बताना। हर आदमी कहता है कि इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन मृणाल जी आपकी कविताओं की भी काफ़ी प्रशंसा हो रही है। अमता जी ने आपकी उत्तम हिंदी थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए अपनी। तो अच्छा, एक और है हमारे अश्विनी जी तो होके भी आ गए हैं इस प्रदर्शनी में। अच्छा। तो उन्होंने लिखा है, मैं कल रामायण प्रदर्शनी देखकर आया, बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति है। तो प्रूव हो गया फिर। और अब हमारे सुधीर जी लिख रहे हैं कि हेमंत दा की जो मखमली आवाज़ है उनको बड़ी पसंद आई है। वाह। तो श्रोताओं लिखते रहिए, हम सबके साथ में शेयर करेंगे आपकी बातें। एक और जो हमारे हिंदू काउंसिल की तरफ से जो मैसेज आया उसको दोबारा से शेयर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे और ये सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। परंतु हम सबको कोविड टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। हम सबको दोनों टीके लगवाने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है और आपको जल्दी ही रजिस्ट्रेशन करके टीका की तिथि लें और टीका लगवाएं। दीपावली और अन्य त्योहारों को टीका लगवाकर ही मनाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है कि जल्दी ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हों। हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करें कि टीका लगवाएं। सर्वे भवन्तु सुखना। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। ये था हमारे स्पॉन्सर हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का संदेश। और अब सुनते हैं एक बहुत सुंदर सा गीत, और ये लीजिए।
दोस्तों ये गीत हमने लिया था, बहुत फेमस फिल्म है 1975 की जूली, गा रही थी लता मंगेशकर। तो इसके साथ हम एक और स्पॉन्सर का हम सूचना सुनते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। प्रदीप जी, हाँ, हम अपने तीसरे मेहमान से आज मिलते हैं। बहुत बढ़िया। और ये हमारे तीसरे मेहमान श्रोताओं आपको वो जानकारी देने वाले हैं जो आज के समय में बहुत ज़रूरी है हमारे भारतीयों को चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ कि कब ट्रैवल शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, कौन सी एयर फ्लाइट, कौन सा वीज़ा नहीं, कौन अलाउ कर रहा है, कौन नहीं अलाउ कर रहा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए। तो हमारे श्रोताओं, हमारे मेहमान हैं अश्विनी जी, जो गौरा ट्रैवल से हैं। अश्विनी जी, आपका हमारे दर्पण रेडियो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया बात करने के लिए आपके श्रोताओं से। मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। अश्विनी जी, पहले अपने बारे में बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, परिवार कैसा है, परिवार कहाँ कैसे है, कहाँ रहते हैं? जी, तो मेरी कहानी सेम अपने बाकी सब भाई बहनों की तरह सेम ही है कि मैं एज ए स्टूडेंट आया ऑस्ट्रेलिया में 2000 साल में। अच्छा। और RMIT यूनिवर्सिटी मेलबर्न में ग्रेजुएट किया और IT में ग्रेजुएशन हुई और उसके बाद मैंने IT में भी जॉब किया उस प्रोफेशन में कुछ साल। और उसके बाद फिर देखा कि कुछ और करते हैं, सेवा करते हैं कम्युनिटी को। भारत तो में फिर आप हमने कहाँ गौरा से हैं? ट्रैवल स्टार्ट की 2007 में। तो अभी 2007 से करके अभी 14 साल हो गए हमें ये बिजनेस चलाते हुए और अपने कम्युनिटी की सेवा में। अश्विनी जी ये बताइए, आप भारत में कहाँ से हैं? मैं भारत में कलकत्ता से। अच्छा, कलकत्ता से। आप बड़ी अच्छी जगह है साहब कलकत्ता। जी हाँ जी। अब ये उसका थोड़ा नाम बदलिए, वरना ममता जी जो है ना कुत्ते दौड़ा देंगे आपके ऊपर। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब ये 2007 में ट्रैवल एजेंसी शुरू की तो इसका विचार आपको कैसे आया कि मैं IT प्रोफेशनल हूँ, मुझे ये करना चाहिए? आपके और भी कुछ ऑप्शंस थे क्या? देखिए, ऑप्शंस तो काफी था, लेकिन जैसे ही मैं IT भी पढ़ा तो एक्चुअली आजकल सारा कुछ ट्रैवल में अभी क्या मतलब उस समय भी सब कुछ IT के द्वारा ही हो रहा था। तो इसीलिए मैं सोचा कि भाई अपना IT का भी यूज हो जाएगा। और प्लस एक्चुअली क्या था कि IT में मेरे को एक ही खराबी मेरे को पर्सनली नजर आ रही थी कि मेरे से लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता था। वो मैं कंप्यूटर के सामने दिन भर बैठा रहता था और अपना ही बस 10-12 घंटे काम करता रहता था और बाकी लोगों से इंटरेक्शन या प्यार मोहब्बत की कुछ बातें या एक दूसरे को जान पहचान वो कुछ भी नहीं होता था। तो वो मेरे को बहुत ही डल सा लगा मेरे पर्सनल ओपिनियन में। तो इसीलिए मैंने फिर देखा कि ऐसा कुछ करें जिससे लोगों से बातचीत होए और मिलना होए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत शेयर होए। तो मैंने देखा कि ये ट्रैवल का काम करना चाहिए। जी, लेकिन आप मेलबर्न में रहते हैं। मेलबर्न कहते हैं कि दुनिया का सबसे ऐसा वो शहर है जिसने लॉकडाउन देखा है 270 दिन। बहुत लंबा, सबसे लंबा ऐसा ना पूरी दुनिया में। तो इसमें फिर आपने कैसे अपना मिलना जुलना रखा? देखिए, अभी सिडनी वासियों के लिए बाय द वे ये न्यूज की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोगों को इसका आइडिया नहीं है। नहीं, बात तो सही है। देखिए, अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सभी ने किया तो हमने भी किया। बेसिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सब वो जूम में और गूगल मीट और ये सब के थ्रू ही सबसे मुलाकात हो रही थी। प्लस हमारे ट्रैवल के रिलेशन में तो देखिए हमारे
वेबसाइट 24/7 अवेलेबल है सबके लिए जी। और सब वहां पे ही सब कोई इंफॉर्मेशन और चेक कर सकते हैं। प्लस हम लोग 24/7 ये मैं बोलना चाहूंगा और शेयर करना चाहूंगा कि इंक्लूडिंग पैंडेमिक के टाइम में भी पूरा टाइम लास्ट 18 महीने से, उसके पहले से तो था ही, बट इस सिचुएशन में भी हमने अपने सारे कस्टमर्स को 24/7 कॉल सेंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि कहीं और या कोई और ट्रैवल एजेंसी कर रहा है। अश्विनी जी, मैं बहुत फ्रैंकली बताऊं, इसलिए मैंने आपको संपर्क करा था। जब मुझे मालूम पड़ा कि आप चार्टर्ड प्लेन की सुविधा दे रहे हैं अपने जो भी आपके क्लाइंट हैं, तो वो मुझे बड़ा प्रभावित करा कि आपने इतने इनोवेट होकर, वरना लोग क्या करते हैं टिकट बेचते हैं दूसरी एयरलाइन के, लेकिन आपने चार्टर्ड प्लेन हायर करके और लोगों को, अपने भारतीयों को हेल्प करी, पहुंचाया। तो ये थोड़ा इसका बताइए, चार्टर्ड प्लेन ये क्या, कैसे क्या होता है? लोग क्योंकि जनरली जैसे अब मैं सर्च करूंगा तो मैं जाऊंगा भाई कि जैसे एयर इंडिया में टिकट बुक करना है या क्वांटास में, जिससे भी, या सिंगापुर में एयरलाइन से करना है, तो कैसे आप तक लोग पहुंचे, कैसे वो चार्टर्ड फ्लाइट का होगा? थोड़ा बताइए इसके बारे में हमारे श्रोताओं को। राइट, तो देखिए ये सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था। पिछले साल आपको, हमें सभी पता है कि मार्च में बॉर्डर्स यहाँ के भी और इंडिया के भी सारे बॉर्डर्स सब तरह से बंद थे, और जैसे मैंने कहा कि हम लोग चालू थे तभी भी, तो हमारे को बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे हमारे कस्टमर्स के। कोई बोल रहा था कि मैं इंडिया में फंसा हुआ हूँ, कोई यहाँ फंसा हुआ है, जिसको यहाँ से वहां जाना है, वहां से यहाँ जाना है। तो फ्रेंकली ये सिलसिला मार्च से स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम सिर्फ फोन में बात ही किए लोगों से कि भाई हाँ, सपोर्ट दिया जितना हो सकते थे, कि सांत्वना दी कि हाँ अभी होगा कुछ, चलिए जैसे ही होगा आपको खबर करेंगे। इन द मीन टाइम एयर इंडिया जो है वो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लेन्स उनके उड़ाए थे कि जो कि आए यहाँ पे भी और बाकी सब जगह 2-3 महीने अप्रैल में, जून में, बट बहुत लिमिटेड तरीके से उन्होंने किया था। राइट, उसके बाद फिर सब जन ने इंडियन गवर्नमेंट से भी बात की और सब ने बोला कि भाई ये तो बहुत कम मात्रा में आप कर रहे हो फ्लाइट, बहुत लाखों लोग फंसे हुए हैं सब जगह, तो ये खाली गवर्नमेंट का करने से नहीं काम चलेगा। तो हमारे जो पिछले सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर हरदीप सिंह पुरी थे, तो उन्होंने फिर एक फैसला लिया कि भाई चार्टर प्लेन इंडिया में कोई भी एयरलाइन से भी आ सकता है, प्राइवेट एयरलाइन, ना कि खाली एयर इंडिया से, यू नो। तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया जून, करीब अभी भी याद है मेरे को, 19-20 जून के करीब। और उसके अनाउंसमेंट होते ही फिर हमने पूरा स्टेप लिया और सिंगापुर एयरलाइन से पहले बात की। सबसे पहला हमारा चार्टर फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइन से था। तो 20 जून को उन्होंने ये फैसला लिया और 4 जुलाई, वो दिन हमें अभी भी याद है, 4 जुलाई को हमने 14 दिन के अंदर ये लॉन्च कर दिया। और हमारी पहली फ्लाइट एक्चुअली सिडनी से ही उड़ी थी 22 जुलाई को लास्ट ईयर। अच्छा, बेसिकली अच्छा। और यहाँ से सिडनी से इंडिया दिल्ली गई थी 22 को। तो वो करते करते फिर बेसिकली आज के दिन में हम वहां से शुरू किया सफर और अभी 90 चार्टर फ्लाइट हमने ऑर्गेनाइज किया है। 90 90 हाँ जी 90 हाँ जी। आपका आशीर्वाद और सबका प्यार रहेगा तो शायद हम अभी तो भी अश्विनी जी, मैं अगर आपसे एक बहुत फ्रैंक क्वेश्चन पूछूं, लोगों ने बहुत अनाप शनाप पे करके गए हैं, कई लोगों का मुझे मालूम स्टोरी, उन्होंने इतना, तो आपके जो प्राइसिंग वगैरह होते हैं वो ऐसे होते हैं जिससे मर्जी जो चार्ज कर लो, या आपका रीजनेबल प्राइसिंग वगैरह कुछ? आई एम सॉरी, ये मुझे पूछना पड़ेगा क्योंकि नहीं जरूर देखिए, ये थोड़ा गलत फहमी है लोगों को, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखिए बेसिकली एयरलाइन जो है उनको अपना खर्चा तो चलाना पड़ेगा, राइट। तो उनका एक एयरक्राफ्ट का कितना होता है प्राइस, मतलब इट्स इन मिलियंस, 500 मिलियन का एक एयरक्राफ्ट आता है मिनिमम, और उसका लीज का कॉस्ट भी काफी हाई होता है, प्लस फ्यूल का कॉस्ट है,
प्लस क्रू का कॉस्ट है ऑपरेशनल। तो कोई भी देखिए, इनफैक्ट गवर्नमेंट एयरलाइन भी, जो एयर इंडिया हो जाए या क्वांटस हो जाए, यहाँ पे वेदर जो भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, गवर्नमेंट के तरफ से भी कोई फ्लाइट ऑपरेट हुई थी तब भी लोगों से पैसा तो लिया ही जा रहा था। अच्छा, राइट। अच्छा। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये गलतफहमी है कि इसमें बहुत एयरलाइंस ने या हमारे जैसे ट्रैवल प्रोवाइडर ने बहुत अनाप शनाप कमाया है। ये गलतफहमी है, क्योंकि बेसिकली एक फ्लाइट जब चार्टर्ड होती है, और जो कि बेसिकली हमने मैक्सिमम उसमें फैसिलिटेट किया है, तो ये उसमें एक साइड प्लेन खाली आता है बेसिकली, जो जैसे यहाँ से हम हाँ ये क्योंकि, और वेरएस कमर्शियल फ्लाइट जो होता है उसमें दोनों साइड यूज होता है कि एक साइड से पैसेंजर आ रहे हैं और दूसरे साइड से पैसेंजर जा रहे हैं। जी। अच्छा, तो डबल तो वैसे ही हो गया। हाँ, और ये जो चार्टर प्लेन है उसमें एक साइड पूरा खाली आता है, बिकॉज ये तो इतने सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन है। अभी जैसे मतलब उस समय जब स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, तो बेसिकली इंडिया से या कहीं से भी कोई यहाँ पे आना अलाउड ही नहीं था। तो वो प्लेन जो आ रही थी वो सिंगापुर से इधर खाली आ रही है, फिर यहाँ से पैसेंजर को लेके फिर इंडिया जा रही है, फिर इंडिया से सिंगापुर खाली आ रही है। तो बेसिकली 4 जो लेग्स होते हैं एक फ्लाइट मैं समझ गया। दो लेग तो खाली उनका ऑपरेशन हो रहा है और 2 लेग में ही पैसेंजर जा रहे हैं। तो वो बहुत ऐसा नहीं कि एक्सेसिव चार्ज हुआ है, ये बेसिकली कॉस्ट कवर होता है। यस, अब देखिए कोई भी एयरलाइन भी ऑपरेट करेगी तो कुछ प्रॉफिट तो रखेगी, तो वो बेसिकली तो जो उनका मिनिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट लेके उसी हिसाब से लोगों को चार्ज हुआ। अच्छा, ये एक हुआ है यहाँ से वहां जाने का। दूसरी बात है कि वहां से जो यहाँ आने के लिए है, और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, जो कि बहुत लोग वहां फंसे हुए हैं अभी भी हैं, तो उसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शन था कि एक फ्लाइट में आज का जो सिचुएशन है एज ऑफ टुडे, उसमें कम मैक्सिमम 15 से 20 ही लोग अलाउ कर रहे हैं वो लोग एक फ्लाइट में। 1 नवंबर से चेंज हो रहा है, 1 नवंबर से चेंज हो रहा है, लेकिन अभी तक 31 अक्टूबर तक जो रूल है वो एक फ्लाइट में खाली 20 आदमी आ सकता है। तो जिस प्लेन में 300 लोग आ सकते हैं उसमें अगर 20 लोग ही आएंगे तो सही है ना कि भाड़ा वो 300 लोग जो देते हैं उनको फिर 20 लोगों को देना पड़ेगा, बिकॉज वो प्लेन का कॉस्ट तो ऑपरेटिंग का उतना ही होगा। अश्विनी जी, एक आपसे क्वेश्चन पूछना कि अभी जो जैसे अभी आपने बोला 1 नवंबर, कोई बोला 6 दिसंबर, ये कुछ हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि कब से क्या शुरू हो रहा है, कब से प्रॉपर एयरलाइन शुरू हो रही हैं, वीजा की रिक्वायरमेंट क्या है? जी, तो देखिए बहुत कष्ट हमने सब सहा है एज इंडियंस जो कि फैमिली से दूर रहे हैं लास्ट 18-20 महीने में। अब खुशखबरी आ रही है, दिवाली का प्री गिफ्ट आई थिंक दिया है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। तो बेसिकली 1 नवंबर से जो है वो सब कुछ चेंज हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो बेसिकली मेलबर्न और सिडनी, ये 2 जो जगह है, यहाँ से लोग जा सकते हैं इंडिया और वापस भी आ सकते हैं as long as they are double vaccinated। उनको डबल वैक्सीनेशन तो जिसके पास में OCI कार्ड होता है उसको वीजा लेना है? नहीं, OCI वाले को तो कोई वीजा नहीं चाहिए। अच्छा, अभी कोई परमिशन, वीजा कुछ भी चाहिए? नहीं, OCI वाले को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं आता हूँ उस पॉइंट पे। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मैं बता देता हूँ। तो मेन रेस्ट्रिक्शन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से था, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह से हट गया 1 नवंबर से। तो कोई भी जो जाना चाहे यहाँ से बाहर, उसको कोई भी एक्स्ट्रा परमिशन की गवर्नमेंट से कोई जरूरत नहीं है। खाली उसको पासपोर्ट और टिकट और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये 3 चीज जरूरी है। वैक्सीनेशन जो नहीं होगा वो नहीं जा पाएगा विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन। तो बेसिकली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और पासपोर्ट कॉपी वैलिड और टिकट, ये 3 अगर जो हो तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात रही इंडिया की, तो इंडिया में भी आज के दिन कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो या OCI हो तब आप आराम से इंडिया जा सकते हो। यहाँ की इंडिया ने अब टूरिस्ट वीजा भी स्टार्ट कर दिया है देना। तो अगर किसी के पास OCI नहीं है और ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, उनको अगर एज अ टूरिस्ट भी इंडिया जाना है तो वो टूरिस्ट वीजा के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं और उनको टूरिस्ट वीजा मिल जाएगा और उसके बेसिस पे वो जा सकते हैं। तो इंडिया में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहां जाने के लिए। बस एक ही एक रिक्वायरमेंट है कि जाने के पहले RT-PCR टेस्ट जो होता है कोविड का, वो लेना होगा हर एक
ट्रैवलर को 72 आवर्स पहले, और उसका रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए। वो एक ऑनलाइन पोर्टल होता है एयर सुविधा करके, उसमें जाके अपलोड करना होता है ट्रैवल के पहले। तो ये पूरा नियम है। अच्छा, तो अब जो एक कोई भी पूछना चाहेगा कि अभी भी मारा मारी हो रही टिकट की, कोई भी पैसा कितना भी ले, या अभी भी रीजनेबल प्राइस हो रहे हैं टिकट के? देखिए अभी तो 1-2 महीने तो ऐसा सिचुएशन रहेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली देखिए हमारे सब जो भाई बहन है 2 साल से कोई गए नहीं है, और यहाँ पे मेरे को जहाँ तक मेरा एस्टिमेशन है कि 7.5 लाख इंडियंस है ऑस्ट्रेलिया में। अब 7.5 लाख सभी सोचेंगे कि हमें जाना है इंडिया, क्योंकि अभी गए नहीं है 2 साल से कोई, अपने घर में परिवार को नहीं देखे हैं, तो अभी सभी सोच रहे हैं जाना है उनको। और लेकिन टिकट मिल रही है, मेरे हिसाब से नेक्स्ट 2 महीने में मैक्सिमम 10,000 सीट भी नहीं होंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में। अच्छा। 10 से मैक्सिमम 20,000 होंगे, उससे ज्यादा कोई चांस ही नहीं है। तो 20,000 सीट को 7.5 लाख लोग ट्राई कर रहे हैं लेने का, तो वो तो होगा ही कि जिस हिसाब से डिमांड सप्लाई वाला गेम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। इतना ज्यादा डिमांड है और सप्लाई इतना कम है, तो प्राइसिंग तो अभी वो जैसे हर साल दिसंबर में प्राइसिंग होती थी 2,000, 2,500, 3,000, वैसे ही अभी मिलेगी प्राइसिंग तो प्रैक्टिकली, अगर रिटर्न टिकट की बात किया जाए। वन वे अगर देखा जाए तो वन वे मैं अभी सजेस्ट करूंगा लोगों को कि अगर आपको लंबे जाने का प्लान है 2-3 महीने के लिए, तो आप वन वे भी लेके जा सकते हो। वन वे 1,000-1,100 में एक वन वे टिकट अभी मिल जाएगा, और फिर शायद चांसेस है अगले साल और फ्लाइट्स बढ़ेंगे, तो आने के टाइम आपको फिर आराम से कोई बेटर डील भी मिल जाए वहां से। तो ये तो आपने, मैं वही कहने वाला था, हमारे श्रोताओं को कुछ टिप्स दीजिए जिससे कि उनको आसानी हो या फायदा हो, कुछ तो हो। और कुछ हमारे श्रोताओं को आप टिप्स देना चाहेंगे? कि अगर जिसको जाना है वो रिटर्न को अगर नहीं सोचे तो वन वे लेके अभी चले जाएं, और उसके बाद देखें उनका प्रोग्राम कितना दिन का है। आई थिंक कोई भी आज जाएगा तो एटलीस्ट मेरे को लगता है 1 महीना तो मिनिमम है, मोस्टली 2 महीने के लिए लोग जाएंगे आराम से। बिल्कुल। सुनील जी, अगर कोई आपसे और थोड़ी सी जानकारी लेना चाहे तो आप अपना नंबर शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, तो ऐसे जैसे मैंने बताया, हमारा गौरव ट्रैवल का 24/7 फोन लाइन चालू रहता है। कोई भी कभी भी उसमें फोन कर सकता है। वहाँ पे कम से कम 40 से 50 हमारे कस्टमर सर्विस में है टीम मेंबर जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो अगर हमारा कोई दर्पण रेडियो का फोन करे, बोले कि दर्पण रेडियो से फोन कर रहे हैं, तो आप उनको लुक आफ्टर करेंगे? एब्सोल्युटली करेंगे। श्रोताओं का दर्पण रेडियो आप बोलेगा और हमें बताइएगा कि अश्विनी जी ने आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट दिया या नहीं दिया। बड़ी अच्छी बात है। अश्विनी जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. यतीन्द्र जी, आपने अलग क्षेत्र का नाम सुना है? दोबारा से बताइए। कुछ लोग अलेक्जेंडर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर नॉट सो ग्रेट, कुछ लोग बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। जी, ऐसे हम लोग बोलते हैं अलग क्षेत्र। मैं एक ही चीज पूछूं आपसे, अगर इतना ग्रेट था तो अगर बताइए कि आज कहाँ पे वो उसकी समाधि है? वो तो मिस्ट्री है कि कहाँ पर गई, कहाँ गया, यानी कितने सिकंदर इस दुनिया में आए हैं और कितना चले गए। इसी बारे में आपको थोड़ा सा और बताते हैं। जी। भागते पर्शियन शासकों का पीछा करते हुए सिकंदर हिंदू कुश तक पहुंच गया। चरवाहों गुप्तचरों ने सूचना दी, इसके पार एक महान सभ्यता है, धन धान से भरपूर, सन्यासियों, आचार्यों, गुरुकुलों, योद्धाओं, किसानों से विभूषित सभ्यता जो अभी तक अविजित है। सिकंदर, जिसके पास अरबी फर्मिशरमैन घोड़ों से सुसज्जित सेना थी, वे भारत पर आक्रमण का आदेश दिया। झेलम के तट पर उसने पड़ाव डाल दिया।
अधीनता का आदेश दिया। महाराज पोरस की सभा लगी थी। गुप्तरों ने सूचना दी कि आधे विश्व को परास्त कर देने वाला यूनान का सम्राट अलेक्जेंडर भारत विजय हेतु सीमा पर पड़ाव डाल दिया है। महामंत्री का प्रस्ताव था, राजन तक्षशिला के अम्बिक ने अधीनता स्वीकार कर ली है, वह विश्व विजेता है। भारत के सभी महाजन पदों से वार्ता करके ही कोई उचित निर्णय लें। महाराज पोरस जो 7 फीट लंबे थे, जिनके भुजाओं में इतना बल था कि 100 बलशाली योद्धा एक साथ युद्ध करने का साहस नहीं कर सकते थे, न महामंत्री को फटकार लगाई। हम भारत के सीमांत क्षेत्र के शासक हैं, यदि हम ही पराजय स्वीकार कर लिए तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा। अपने पुत्र को सिकंदर की शक्ति पता लगाने के लिए उसने भेजा। साहसी पुत्र ने सिकंदर पर हमला कर दिया। 23 वर्ष की अवस्था में वीर बालक युद्ध भूमि में मारा गया। इस समाचार से महाराज पोरस विचलित नहीं हुए। उन्होंने सेनापति को झेलम तट पर पड़ाव का आदेश दिया। यूनानी सैनिक इतनी छोटी सेना देखकर हैरान थे। 21 दिन की प्रतीक्षा के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया। अनुपात में कम क्षत्रिय हारने का नाम नहीं ले रहे थे। सेनापति महाराज पोरस को सूचना देता है, सिकंदर के तेज घोड़ों और बारूद के सामने क्षत्रिय योद्धा वीरगति को पा रहे थे। शिव भक्त पोरस महादेव की आराधना कर रहे थे। पोरस ने दोपहर तक सिकंदर को रोक रखने का आदेश दिया। दोपहर तक पोरस की आधी से अधिक सेना खत्म हो चुकी थी। यूनानी सैनिक जीत के जश्न में डूबने वाले ही थे। तभी पूर्व से भगवा पताका से आसमान लाल हो गया। हर हर महादेव के शंखनाद से पृथ्वी कांप उठी। झेलम का पानी उफान मारने लगा, जैसे अपने राजा का चरण छूने को व्याकुल हो। 10,000 हाथियों से घिरे महाराज पोरस ऐसे लग रहे थे जैसे हाथी के ऊपर कोई सिंह युद्ध करने को आ रहा है। बची सेना अपने राजा को देखकर पागल हो गई। सिकंदर ने अपने अभियान में बहुत से बड़े योद्धाओं को पराजित किया था, लेकिन ऐसा दृश्य उसने कभी नहीं देखा था। क्या कोई व्यक्ति इतना भी विशाल और गर्वित हो सकता है। पोरस के एक संकेत पर हाथियों पर सुसज्जित योद्धा टूट पड़े। यूनानी सैनिक मूली तरह काट दिए जा रहे थे। हाथियों ने सैनिक को फाड़ दिया, लेकिन महाराज पोरस की निगाह कुछ और खोज रही थी। उस दुष्ट को जिसने भारत से गद्दारी की थी, अम्बिक को। जैसे ही वह सामने से निकला, पोरस ने पर्ची फेंक कर मारा, लेकिन अम्बिक सिकंदर के सेनापति की आड़ में छुप गया। सेनापति का शरीर छलनी हो गया। पोरस ने अपने भाले से एक यूनानी के घोड़े पर वार किया। उस घोड़े के 4 खंड हो गए। सिकंदर समझ गया, जब तक पोरस युद्ध भूमि पर है, भारतीय सेना को हराया नहीं जा सकता। अभी भी यूनानी सैनिक की संख्या पोरस के सैनिकों से अधिक थी, लेकिन जिस तरह पोरस भीष्म की तरह काट रहे हैं, चारों तरफ भय का वातावरण है। सिकंदर ने सुनिश्चित किया, अब पोरस को ही मारना होगा। अपने विश्वसनीय घोड़े और 20 योद्धाओं के साथ सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ा। अपने राजा की सुरक्षा में भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। 20 में से 10 यूनानी योद्धा मार दिए गए, लेकिन विश्व विजेता सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब सिकंदर और पोरस आमने सामने थे। ऊपर महादेव अपने भक्त की वीरता देख रहे थे। हाथी के हौदे से एक बिजली चमकी, जैसे लगा शिव का त्रिशूल हो। महाराज पोरस अपने भाले को संधान कर चुके थे। भाला सिकंदर की तरफ बढ़ चला आ रहा था। घोड़े ने स्वामी भक्ति दिखाई, वह भाले के सामने आ गया। चीरता भाला घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिया। घायल मूर्छित सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। उसने पहली बार खुले में आसमान देखा था। घायल सिकंदर को लेकर उसके योद्धा शिवर की ओर भागे। इधर झेलम का उफान थम गया था। अपने राजा के चरणों को छूकर झेलम थम गई, वापस सामान्य वेग से बहने लगी। आखिर क्यों नहीं, उन्हें गर्व हो रहा था आज की उनके सम्राट ने विश्व विजेता को पराजित किया है। You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है।
ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। और दोस्तों, इसी के साथ हम आपको एक और गीत सुनाते हैं। प्यारा प्यारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा लगा के गुलशन है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा इठलाती हवा नीलम का गगन कलियों पे ये बेहोशी की नमी ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल जीवन में न जाने क्या है कमी क्यों आग सी लगा के गुलशन है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा जो दिन के उजाले में न मिला दिल ढूंढे ऐसे सपने को इस रात की जगमग में डूबी मैं ढूंढ रही हूँ अपने को ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुलशन है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा क्यों आग सी लगा के गुलशन है चांदनी सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा To enjoy evergreen
क्या बात है, क्या गाना। कल रात बहुत भीगी भीगी थी वैसे। रात भीगी, वो ये गाना ऐसे हैं कि आपको कहाँ ले जाए मालूम नहीं। बिल्कुल, ये फिल्म थी चोरी चोरी 1956 की। मन्ना डे और लता मंगेशकर ने इसे कितना मधुर बना दिया। मन्ना डे और लता जी का वो पहला वो गाना भी था जो चांद वाला आपने सुनाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं और भी हम सुनाएंगे। प्रदीप जी, थोड़े हम अपने श्रोताओं के संदेश भी सुना दें, उन्होंने क्या लिखा है। बिल्कुल, प्रतिक्रिया लिखा है। तो सुनील जी कहते हैं, सुनील श्रीवास्तव जी कहते हैं कि मेलोडियस सॉन्ग एंड इंफॉर्मेटिव रिगार्डिंग। जब आप यतीन्द्र जी उनके बारे में बोला करें तो थोड़ा आवाज ऊपर करके जी। ऐसा, अच्छा अब अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद सुनील जी। राम दुबे जी कह रहे हैं वेरी इंफॉर्मेटिव एंड टाइमली इंटरव्यू ऑफ अश्विनी जी, ट्रैवल के बारे में लिख रहे हैं दुबे जी। और राकेश त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि आई sincerely appreciate for taking time to share practical and valuable information in relation to the travel to India. और सुधीर जी कह रहे हैं, सुधीर रैना जी कह रहे हैं I love the narration on porous, very well written and presented. धन्यवाद सभी लोगों का, आपने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी समय पे। तो प्रदीप जी, एक और बात है कि आज बड़ा मौका हो रहा है, मैंने सुना। थोड़ा और खोल कर बताइए। तो मौका जो लोग नहीं समझते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट का मैच होता है, हाँ। तो उसके लिए कोई सज्जन है जो मौका करके छोटा सा 1 आध मिनट का वो बनाते हैं। तो उस पर भी चल रहा है। लेकिन आज जो मैच हो रहा है उसमें इवन जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो गए हुए हैं, वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो भी गए हुए हैं, न जाने। अच्छा, यूएई पहुँच गए सारे लोग जी। और मैंने सुना कि पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने 2-2 टेलीविज़न लिए हैं। अरे वाह, मतलब एक से कुछ देखेंगे, दूसरे से कुछ और देखेंगे। नहीं, तो वहाँ पे एक प्रथा है। अच्छा। तो मैच के बाद में टेलीविज़न तोड़ने की। अच्छा। तो टेलीविज़न मैंने सुना पाकिस्तान में काफ़ी ख़त्म हो गए, ब्लैक में बिक रहे हैं। लेकिन तो 2 लोग लेते हैं, तो जिसके पास ऑलरेडी है तो वो फिर एक ही लेके आएगा। जिसके पास एक भी नहीं तो वो 2 लेके आएगा। तो फिर तोड़ने के लिए भी वहाँ पे फिर बाहर जाते हैं। तो श्रोताओं, कोई लोग शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ में कि वो देखने जा रहे हैं मैच या नहीं देखने जा रहे हैं, कैसी उत्सुकता है। और कुछ ये भी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए। तो हमें लिखिए आपके विचार इसके बारे में क्या हैं। आप क्या सोचते हैं, मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये और थोड़ा सा और मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में जी। जो अब की से महिलाओं की टीम है इंडिया की, जो यहाँ पर आई है जी, और उसमें से करीब 8 प्लेयर्स यहाँ की बिग बैश लीग में खेल रहे हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगता है कि भारत की महिलाओं ने इतनी तरक्की कर ली और इतना अच्छा खेलती हैं। उन्होंने जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ वो ऑलमोस्ट जीत ली थी। जी, बिल्कुल सही बात है। वो तो एक्चुअली लास्ट जो सेकेंड मैच हुआ था उसमें लास्ट बॉल लोग गच्चा खा गए। जी जी, क्योंकि वो वेस्ट से ऊपर थी तो नो बॉल करार दे दी गई। अदरवाइज वो ऐसे ही होता है जी। नो बॉल तो वो तो हमारे हाथ में। लेकिन श्रोताओं में लिखिएगा, बताइए कि आपका क्या विचार है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच होना चाहिए या कोई भी मैच होना चाहिए, कोई भी संबंध होना चाहिए। तो इसी के साथ हम एक और संदेश सुना दें। बिल्कुल संदेश सुनाते हैं। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. Contact
contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413385976. You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम. हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से. अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au. युग जा
छोटी यादों के पल नहीं जाए, युग आते हैं और युग जाए, छोटी छोटी यादों के पल नहीं जाए, झूठ से काली लागे, लागे काली रतियाँ, रूठी हुई अखियों ने लाख मनाई रहना, बीती रात बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना, भीगी हुई अखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती रात बिताई रहना, बिरहा की जाए रहना। दोस्तों ये थी फिल्म परिचय थी ना जी। लिरिक्स गुलजार के थे, कंपोज बाय R.D. बर्मन और लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह ने इसे बहुत ही अच्छा गाना था। बहुत ही सुंदर गीत। अब समय तो निकल गया निकल रहा से, है। बहुत कुछ है आपके पास में, लेकिन अभी तो जाना ही पड़ेगा। हमारे मराठी वाले आ गए हैं प्रोग्राम मुस्कुरा करने, रहे तो हैं। श्रोताओ जाइएगा नहीं कहीं पे भी, हमारा अच्छा सा मराठी प्रोग्राम शुरू होने और वाला अगले है। सप्ताह तक के लिए हम लोगों का सप्रेम नमस्कार। सप्रेम नमस्कार। और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा गीत छोड़े जाते हैं। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा।